नमस्कार। जय सुभाष, जय प्रकाश, जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। आज साथियों कुछ उत्तर प्रदेश के समाचार से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा है विधानसभा के सामने, उसमें हम लोग 87-88 से जाते रहते हैं बराबर, उसके सक्रिय सदस्य भी रहे। वहां पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी भी रहे, ब्रजेश पाठक जी भी रहे, समाज कल्याण मंत्री भी रहे। तो कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक विस्तृत कार्यक्रम बाद में करते हैं, चूंकि डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर व्यापक काम होना चाहिए, व्यापक बातचीत होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को लेकर उत्तर प्रदेश एक प्रयोग स्थली भी रही, और जो उनकी मुख्य बात थी, सबको शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, रोजगार मिले, उस पर काम कम हुआ, सत्ता के लाभ का ज्यादा हुआ। जिस प्रकार से राम के नाम का ज्यादा उपयोग किया गया और उससे सत्ता निकली, उसी प्रकार से अंबेडकर के नाम का इतना उपयोग किया गया कि उससे सत्ता निकली। लेकिन जिन लोगों के लिए अंबेडकर ने काम किया था, उनके लिए काम नहीं किया जा सका। दूसरी, आज बाबरी विध्वंस का मामला बड़ा तेजी के साथ उठता है। विभिन्न संगठन उस पर हाय तौबा करते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, और आज का दिन एक सांकेतिक कार्यक्रम मान लेते हैं दोनों पक्ष। जो अंबेडकर को मानने वाले हैं वो आज ही के दिन चर्चा परिचर्चा करने के बाद आज ही के दिन उसका जो लक्ष्य, जो आगे तक जाना चाहिए, दीर्घकालीन लक्ष्य है अंबेडकर मिशन, उसको सीमित कर देते हैं, उसका समापन कर देते हैं 6 दिसंबर को ही। और जो ये हमारे साथी बाबरी को लेकर के काम करते हैं, उनका भी हाय तौबा सब कुछ जो है बस आज तक ही सीमित रहता है, उसके बाद पर भूल जाते हैं। तीसरी खबर यह है कि नगर निगम का जो चुनाव है होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसकी सूचना, उसका आरक्षण की प्रक्रिया जारी कर दी गई है चुनाव आयोग ने कि कौन सी सीट आरक्षित है। तो इस पर तो श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई, ने पहले ही मांग किया था कि यह जितना जल्दी हो सके वो कर दिया जाए, आरक्षण की सूचना दे दिया जाए। तो आरक्षण की सूचना होने से जो चुनाव लड़ने वाले लोग होते हैं वह अच्छे ढंग से उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। और जब तक यही नहीं पता होता कि सीट कौन सी रहेगी, अनुसूचित जाति के लिए है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए है, अनुसूचित जाति महिला है, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला है, तो चुनाव लड़ने वालों को बेचैनी रहती है कि काम तो हम करें लेकिन चुनाव लड़ने का अवसर ही नहीं मिलेगा, सीट कहीं आरक्षित हो गई। तो इसके लिए होना चाहिए कि सीटों का आरक्षण, जैसा कि माननीय किरण सिन्हा जी ने मांग किया कि आज से चुनाव हो जाए। तो चुनाव 2022 में हो गया, 4-6 महीने आराम कीजिए, एंजॉय कीजिए, उसके बाद 2023 में आरक्षण की घोषणा कर दीजिए कि भाई जो चुनाव अब 27 में होना है, तो 27 में ये सीट एससी के लिए होगी, ये ओबीसी के लिए होगी, ये एससी महिला के लिए होगी, ये ओबीसी महिला के लिए होगी। तो उससे जो लोग चुनाव लड़ने वाले रहे उनका माइंड मेकअप क्लियर रहे और वो दिल दिमाग के साथ जनता की सेवा भी कर सके और अच्छे से चुनाव लड़ सके। ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए अच्छा कदम है। एक खबर, गोसाईगंज में एक क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीटीसी सदस्य की लाश मिली है पेड़ से लटकी हुई, दुखद खबर है। और अब इस पर कानून व्यवस्था का सवाल है, क्या कानून व्यवस्था करते इसको देखती है, कैसे अपराधियों की गिरफ्तारी होती है, कैसे दंडित होता है। महिलाओं से संबंधित खबरें आने लगी हैं कि शराब पीना बराबरी का विषय है। कुछ लोग इसे बुरा मानते हैं, कुछ लोग अच्छा मानते हैं, और भारतीय संविधान जो है शराब पीने की इजाजत देता है, लेकिन जो शराब पीकर के हुड़दंग करने की बात है उसकी इजाजत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आज वो जो स्थितियां बन रही हैं कि अभी हाल के दिनों में नोएडा में देखा गया कि कुछ महिलाओं ने शराब पी करके, तथाकथित बड़े घर की महिलाओं ने सिक्योरिटी गार्ड से अभद्रता किया, कॉलोनी के लोगों से अभद्रता किया,
और ये तो हाई फाई लोगों का मामला था नोएडा। लेकिन अभी एक मामला आया है, वो बुंदेलखंड, सुदूर जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है उत्तर प्रदेश का, उस बुंदेलखंड में हमीरपुर जनपद में महिला ने शराब पिया और शराब पी करके उसने पूरा हुड़दंग किया और उसकी सारी तस्वीरें सब वायरल हो रही हैं। तो ये अब कुछ लोगों के लिए लगता है कि भाई समानता का विषय है, समानता होनी चाहिए, तो समानता ठीक है कि महिलाएं भी शराब पिए, पुरुष भी शराब पिए, लेकिन उस एक संवैधानिक दायरे में रहते हुए जो उसकी लिए जो वैधानिक चेतावनी है, वैधानिक जरूरत है, और किसी भी कीमत पे कानून व्यवस्था को प्रभावित ना करें, किसी भी प्रकार से हुड़दंग ना करें। नोएडा से ही एक खबर है कि एक कार और स्कूटी में टक्कर हो गई, तो स्कूटी में जो सवार महिला थी, युवती, उसकी मौत हो गई। तो अब ये कानून व्यवस्था का ही सवाल है कि किस प्रकार से, अभी मैंने जिक्र किया था कि एक बार अभी लखनऊ के मंडलायुक्त ने भी, रोशन जैकब ने भी इस बात को माना था कि ये रोकना, रोड एक्सीडेंट रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार के शासन प्रशासन की लापरवाही से रोड के एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। तो इस पर अंकुश लगना चाहिए और हम सबको भी जागरूक होकर के काम करना चाहिए। हम लोगों की चर्चा में जैसे बैठते उठते हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, तो उसमें भी ये बस विचार का मुद्दा आना चाहिए कि भाई रोड के एक्सीडेंट कैसे होते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। तो इस प्रकार से स्थितियां होनी चाहिए, इसको जो है हम लोगों को देखना चाहिए। अब उस समाचार बिहार से लेते हैं। तो बिहार में एक धान खरीद का कार्यक्रम इस समय चल रहा है, बहुत अच्छी तेजी के साथ चल रहा है। तो उसमें एक जिला है लखीसराय। तो बिहार में सब तो ठीक ठाक चला, लेकिन लखीसराय जनपद जो है बिहार का एक पिछड़ा हुआ जिला साबित हो रहा है, फिसड्डी जिला साबित हो रहा धान खरीद केंद्र में। और बिहार में जो जीएसटी जमा हुई है, उस जीएसटी में नंबर टॉप कर दिया बिहार ने, और 81,883 करोड़ रुपए की जीएसटी की धनराशि बिहार ने जमा किया है। एक खबर पश्चिमी चंपारण को लेकर के है। जिस प्रकार से मखाना को जीआई टैग मिल गया है, उसी प्रकार से जो वहाँ का मरचा चूरा है, उस मरचे चूरे को लेकर के कुछ लोग जो है, वहाँ के लोग प्रयास कर रहे हैं, पश्चिमी चंपारण के लोग, कि उसको भी जैसा मखाना के लिए मिला हुआ है, मिथिला मखाना के लिए, उसी प्रकार से उसको जीआई टैग मिले, उसके लिए तमिलनाडु वगैरह से वो कार्य कर रहे हैं। और अच्छी बात तो ये होगी, तो मैं तो बार बार कई बार कह चुका हूँ, इस बात की मांग भी कर चुका हूँ, श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी ने भी मांग किया है कि मखाना बोर्ड बना दिया जाए, मखाना विकास बोर्ड बना दिया जाए। उसी प्रकार से चूरा विकास बोर्ड, मरचा चूरा विकास बोर्ड बना दिया जाए, तो उससे संबंधित फिर सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, उसको प्रमोट करना, ये सारा कार्यक्रम उस बोर्ड का हो, इस प्रकार से बनना चाहिए। एक बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने पूर्व मंत्री, राज्यसभा सदस्य श्री अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, और मदन मोहन झा की छुट्टी कर दी है। तो अब खास बात यह है कि बिहार जो कांग्रेस जहां जहां भी काम कर रही है, जिसको हटा रही है, ला रही है, तो अभी तक जो स्थितियां बन रही हैं, तो उसमें कोई उन्नति होती नहीं दिख रही है। जैसे उदाहरण के लिए इसके पहले के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश में, उनको लेकर के आए, जितनी सीटें उस समय थी उससे कम हो गई जो है जब लेकर के आए। अब ब्रजलाल खाबरी को बनाया हुआ है। अब देखना है कि ब्रजलाल खाबरी कितना मेहनत करते हैं, क्या कर पाते हैं। और उसी प्रकार से इनको भी देखना है कि ये अखिलेश प्रसाद सिंह क्या करते हैं। और मल्लिकार्जुन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही है, नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो अब ये नए नए लोग मिलकर के कांग्रेस को कितना ले जाते हैं, ये बात देखने वाली है। एक खास बात इस मनोनयन के संबंध में ये दिख रही है कि खासतौर से सवर्ण समाज को जो एक भागीदारी मिलती जा रही है। एक समय ऐसा था, खासतौर से यूपी बिहार में, कि सवर्ण समाज बड़ा उपेक्षित हो रहा था और सवर्ण समाज कोई विशेष ध्यान भी नहीं दे रहा था। जैसे उत्तर प्रदेश में नारा लग रहा था, तिलक तराजू तलवार, इनके डांट डांट मारो चार, लेकिन बड़ा पॉपुलर हुआ नारा और जो है बड़ा लोगों के बीच में गया। बिहार के भी सड़कों पे नारा लगा, भूरा बाल साफ करो। अब ये भूरा बाल किसने कहा, क्या कहा, जानते सब लोग हैं किसने कहा, लेकिन उसको बात कर लो तो फिर न्यायालय में घसीटा जाएगा
और विवाद पैदा किया जाएगा कि ये साहब हमने नहीं कहा, ये कहा कहाँ से ले आए हैं। लेकिन एक सच्चाई थी कि एक स्थिति बिहार में भी थी, यूपी में भी थी वो। लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि श्रवण समाज बिल्कुल असंगठित हो गया है या दुबक-सा गया है। लेकिन आज वो हालात नहीं रहे। आज ऐसी स्थिति बन गई है कि सभी राजनीतिक दल श्रवण समाज को घसीट रहे हैं और उससे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो भी लोकसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, उसके इर्द-गिर्द श्रवण समाज होगा। अब श्रवण समाज की उपेक्षा भी बहुत अधिक नहीं हो पाएगी। वो इसलिए लगता है कि अब चाहे इसमें माननीय किरण सिन्हा जी का प्रयास हो कि उन्होंने खासतौर से यूपी, बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, दिल्ली में बड़ा प्रयास किया, मुंबई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में एक श्रवण समाज की एक लामबंदी चल रही है। ये भी एक हो सकता है कि सूचनाएं मिली हों कि भाई श्रवण समाज माननीय किरण सिन्हा जी के साथ जा रहा है, माननीय यशवंत सिन्हा जी के साथ जुड़ रहा है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ जुड़ रहा है और ये एक बड़ा समीकरण आने वाले भविष्य में बन सकता है। तो बहरहाल इसमें अभी हाल ही में जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बहाल कर दिया था, उमेश कुशवाहा जी को। उसके बाद लग रहा था कयास के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे बड़ा परिवर्तन होगा और राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को हटा दिया जाएगा। तो ललन सिंह को और नीतीश कुमार जी बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसा चर्चा चल रही थी। लेकिन उस इस चर्चा पर विराम लग गया और ललन सिंह को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बहाल कर दिया गया। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, वो वैधानिक रूप से विधिवत चुन लिए गए हैं। तो यह भी श्रवण हो गए और भाजपा ने अपना श्रवण जो है वो विजय कुमार सिन्हा को, जो विधानसभा अध्यक्ष थे, उनको उसने नेता विपक्ष बनाया भाजपा ने। तो कांग्रेस हो, भाजपा हो, जनता दल यूनाइटेड हो, तो गाहे बगाहे। और इसके पहले आरजेडी भी कई श्रवण समाज के लोगों को राज्यसभा भी भेजा और बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया। और इधर जो खास बात ये है कि ये श्रवण में भी है और श्रवण के साथ भूमिहार समाज है। तो अब भूमिहार समाज से भागीदारी मिल रही है, लेकिन बिहार में भूमिहार समाज का एक बहुत बड़ा मसला वो ब्रह्मासुर मुखिया की हत्या की जांच को लेकर के है। उस पर सीबीआई भी जांच कर रही है, लगभग 10 वर्षों का समय हो रहा है और उस मसले को कोई भी भूमिहार नेता, कोई भी श्रवण नेता नहीं उठा रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, ये स्थितियां क्या हैं, कि ब्रह्मोसर मुखिया की हत्या कैसे हो गई, क्यों हो गई, कौन अपराधी है। अब तक इसका मामला नहीं खुल पाया है और इसको कोई भी भूमिहार नेता नहीं उठा पा रहा है। इसको जो है कौन कर रहा है। अब ये मसला जनता दल आई कुमार गुजराल की ओर से जो है उठाया जा रहा है बराबर। चौधरी किरण सिन्हा ब्रिगेड भी इस पर काम कर रही कि भाई कोई भी मसला हो, कोई भी हत्या हो, हत्याकांड हो, उसकी जांच होना चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए, दोषी जेल में जाना चाहिए। एक और विशेष खबर है वो सिंगापुर से संबंधित, सिंगापुर लालू यादव जी की खबर है। तो लालू यादव जी का किडनी का ट्रांसप्लांट सफल हो गया पूरी तरीके से और वो स्वस्थ होकर के आ भी जाएंगे शीघ्र ही। उनकी बेटी ने, इसमें दो पक्ष हैं, एक सकारात्मक पक्ष, एक नकारात्मक पक्ष। तो सकारात्मक पक्ष ये है कि जो लालू यादव की बेटी ने अपनी किडनी डोनेट किया है रोहिणी आचार्य ने, तो यह जो है बड़ा प्रशंसनीय विषय है, वंदनीय विषय है। माननीय चौधरी किरण सिन्हा जी ने भी इसकी बड़ी प्रशंसा किया है कि जिस आज का जो दौर चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, जिसमें तमाम बच्चे पढ़ लिख करके खास तौर से जो विदेश चले जाते हैं, महानगरों में चले जाते हैं और छोटी-मोटी नौकरियों में भी आ जाते हैं, कहीं प्राइवेट जॉब में भी आ जाते हैं, थोड़ा ज़रा सम्मानजनक जीवन बन मिल गया, तो वो फिर माँ-बाप को भूल जाते हैं। इसमें इस घटनाक्रम में सुखद बात ये है कि श्री लालू प्रसाद यादव की बेटी ने बड़ा प्रयास करके कि भाई हमसे किडनी ली जाए, हमसे किडनी ली जाए, तो उसने जो है दिया किडनी। यह आधुनिक दौर में जो जैसा वातावरण चल रहा, जैसा माहौल चल रहा है, उसमें एक सुखद संदेश है और अच्छी बात है कि नौजवान अपने माता पिता के लिए सोच रहे हैं, घर परिवार के उत्थान के लिए सोच रहे हैं। वरना लोग एक परिवार से कटने लगे हैं और सेल्फ सेंटर्ड, केवल अपने लिए जीवन जीने वाली स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। अब इसमें नकारात्मक बात क्या है? तो नकारात्मक बात यह है कि स्वास्थ्य सुविधाएं, खास तौर से जो स्वास्थ्य सुविधा सिंगापुर में है,
वो सवाल है कि यूपी में क्यों नहीं है, बिहार में क्यों नहीं है, दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं है, या जो स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, सुरक्षा सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं जो विकसित देशों में हैं, अमेरिका में हैं, ब्रिटेन में हैं और फ्रांस में हैं, तो उस प्रकार की सुविधाएं या कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो रसा में भी हैं, चाइना में भी हैं, तो वो सुविधाएं भारत में क्यों नहीं आ पा रही हैं। हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, नेतागण हैं, मंत्री लोग हैं और या फिर हमारे जो नीति नियंता लोग हैं, बड़े-बड़े आईएएस अधिकारी हैं, तो वो सब इस पर बात क्यों नहीं करते हैं, उस पर काम क्यों नहीं कर रहे कि आखिर कब तक सिंगापुर जाते रहेंगे लालू यादव जैसे लोग। अब सवाल एक तो बात ये है कि जो इस देश के घुरहू हैं, निरहू हैं, इस देश के मड़ई हैं, लोधई हैं, उनको तो मौके नहीं है कि वो जिला अस्पताल तक चले जाएं क्योंकि ऐसे हाल आर्थिक हालात नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा है वह भी लोग अपने देश में इलाज नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि देश में सुविधाएं नहीं है। और कुछ इसी में अधिकारी वर्ग भी है कि पता लगा कि 25 साल आईएएस अधिकारी रहे, देश में भी घूमे, विदेश में भी घूमे, जिलाधिकारी भी रहे, कमिश्नर भी रहे और सेक्रेटरी भी रहे, चीफ सेक्रेटरी भी रहे, लेकिन सुविधा अपनी नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार से एक घटनाक्रम आया हुआ था लगभग 1 साल के पहले कि नीतीश कुमार जी दिल्ली गए हुए थे, तो दिल्ली में अपने आंखों को दिखाया, आंख दिखाने के लिए गए थे दिल्ली। तो बड़ा सवाल उठा कि भाई नीतीश कुमार जी तो 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए भी क्या कोई एक भी इस स्तर का हॉस्पिटल नहीं बन सका, इस स्तर की क्लिनिक नहीं बन सकी जहां पर कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी अपना इलाज करा सके। वही हाल आज फिर उठ रहा है सियासी गलियारों में, जनता के बीच चर्चा में ये सवाल उठ रहा है कि भाई लालू प्रसाद यादव जी तो मुख्यमंत्री रहे, कई बार मुख्यमंत्री रहे, और जब ऐसी स्थिति आई चारा घोटाला की उस पर जांच में गए तो इतने पावरफुल मुख्यमंत्री थे कि उन्होंने अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। और वर्तमान समय में उनके बेटे खुद वो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और दोबारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का इतना बुरा हाल क्यों है बिहार में, और वैसा ही करीब करीब यूपी में है। और तो यूपी बिहार ने तमाम हिस्से कुछ सहूलियत है कि भाई तमिलनाडु में कुछ एक दो हॉस्पिटल ऐसे हैं, कुछ महाराष्ट्र में कुछ अच्छी सुविधाएं हैं, कुछ दिल्ली में है, मुंबई में है, कुछ अच्छी सुविधाएं हैं। तो लेकिन देश का जो है 97% हिस्सा पड़ जाएगा कि अगर आप 3% हिस्सा मान लीजिए उसमें कुछ अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन 97% जो देश की स्थिति है, देश की सुविधाएं हैं, उनमें ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं है, यह हम लोगों के लिए विचारणीय विषय है। और ऐसा लगता है कि नेता कोई सोच ही नहीं रहा है, हमारे विधायक सांसद मंत्री कुछ इस पर सोच ही नहीं रहे, हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो इस पर उस स्तर तक हालांकि काम कर रहे हैं, इससे भी नहीं, कुछ यूनिट बढ़ते जा रहे हैं, विकास होता जा रहा है, लेकिन जिस स्तर पे हम चाहते हैं, जनता चाहती है कि विदेशों में इलाज कराने के लिए न जाना पड़े, तो जो संपन्न लोग हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है। 10, 20, 50 लाख रुपए की तो साधारण बात हो गई अब साधारण लोगों के लिए, कि तो करोड़ों में हो जाता है जब विदेश लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए। तो वो पैसा, अब उसमें दूसरी बात है कि भाई इतना पैसा फिर कहाँ से आता है, कैसे आ जाता है जब लोग विदेशों में जाकर के इलाज कराते हैं। और तो दो पक्ष है यहाँ पर, एक तो कि इतना पैसा कैसे आ जाता है चंद लोगों के पास, और इसमें शासन के लोग होते हैं, प्रशासन के लोग होते हैं, उद्योगासन के लोग होते हैं जिनके पास पैसा आ जाता है, इनकी संख्या बहुत कम होती है। और दूसरा पक्ष ये है कि विदेशों में जाना ही क्यों पड़ता है, देश में सुविधाएं क्यों नहीं। तो दोनों पर स्तर पे काम होना चाहिए कि लोगों को विदेश ना जाना पड़े, देश में इस प्रकार की सारी सुविधाएं हो जाए। और दूसरा ये हो जाए कि देश में जो सुविधाएं हैं, जैसे अब पता चला कि पीजीआई है, अब पता चला कि सहारा हॉस्पिटल है, या मेदांता हॉस्पिटल है तो यहाँ सहारा हॉस्पिटल है, तो यहाँ मेदांता हॉस्पिटल है, तो यहाँ पीजीआई। लेकिन सवाल यही है कि क्या यहाँ का जो आदमी 10-20 लाख रुपया नहीं खर्च कर सकता है, क्या उसका इलाज वहां हो पाएगा। और एक बड़ा जो है ये जो एक कार्ड होता है आयुष्मान कार्ड,
तो आयुष्मान कार्ड सब लोगों का बना नहीं है। जो वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनकी स्थिति आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वो अगर सरकार की सूची में गरीबी रेखा में नहीं है, तो फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनका जो है कोई स्थिति नहीं है कि भाई वो क्यों जो है नहीं उनका आयुष्मान कार्ड बन पाया। गरीब है, वो जो है मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, 2 जून की रोटी भी नहीं जो है जुटा पा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा भी नहीं दिला पा रहे हैं, लेकिन उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि आयुष्मान कार्ड है, अब है कि 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क होगा, लेकिन स्थिति ये बन गई कि 5 लाख रुपए का इलाज गए तो पता लगा कि 5,000 की दवा मिल गई, बाकी दवा के लिए बाजार में दवाई ही नहीं है। दवाई नहीं है तो अब दवा खरीदिए। तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर रोक लगना चाहिए और इसकी जांच होना चाहिए बाकायदे। इसकी जो है वार्ड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे कमेटियां बनानी चाहिए, जनता की कमेटियां, कि भाई आप जांच करें, जनता खुद बताए कि ये जो है क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं, ये जो है जब 5 लाख रुपए तक कह दिया गया कि इलाज होगा, तो 5 लाख रुपए तक का इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सवाल होना चाहिए। दूसरी बात जो है कि कर्मचारियों को लेकर के है कि जैसे शासन प्रशासन में जो लोग हैं उनके लिए लाखों रुपए का जो है ये रहता है कि भाई आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो आपको इतने लाख तक का जो है किसी भी इलाज किसी भी हॉस्पिटल में जो उसके मानक में है, जो सूची में दर्ज है, सूचित अनुसूचित हॉस्पिटल है, उसमें आपको इलाज करने की सुविधा मिलेगी। लेकिन अब वह सुविधा किसान के लिए नहीं है, मजदूर के लिए नहीं है, जरूरत किसके लिए है? जरूरत है जो शोषित है, पीड़ित है, उपेक्षित है, मजदूर है, किसान है, उसकी जरूरत है। और यह बात भारत का कितने नेता उठा रहे हैं, कितनी पार्टियां उठा रही हैं। जात की बात करते हैं, जात की बात पर गोलबंदी करते हैं, लेकिन किसानों, मजदूरों, शोषितों, पीड़ितों को जिनको वास्तव में जरूरत है और इलाज नहीं मिल पा रहा, उनकी बात केवल और केवल श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा कर रही हैं। जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय किरण सिन्हा जी कर रहे हैं, और वो आज से नहीं, वो 20 साल से कर रही है। जब मेधा पाटेकर के साथ में नर्मदा आंदोलन हो रहा था उस समय, और नंदीग्राम सिंगरूर का आंदोलन हुआ पश्चिम बंगाल से, तब से मैं देख रहा हूँ कि बराबर वो काम कर रही हैं, गरीबों पिछड़ों के लिए मांग कर रही हैं कि उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, विधायक सांसदों को भी ध्यान देना चाहिए, और खास तौर से जो जनता है उसको ध्यान देना चाहिए। यही तब तो संपूर्ण क्रांति का हिस्सा था। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी क्या चाहते थे? यही चाहते थे कि सबको शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, संपत्ति में अधिकार, हर प्रकार की सुविधाएं मिलें, तभी जाकर के हमारा देश आजादी के सपने को साकार कर सकेगा। जो दिल्ली की दौलत है वो सब तक पहुंचेगी, आजादी के सूरज की रोशनी जो है सब तक पहुंचेगी। इसी को लेकर उन्होंने सर्वोदय आंदोलन चलाया, अंत्योदय आंदोलन चलाया, और इसी को लेकर के वो किसी कभी पद पे नहीं रहे। जयप्रकाश जी यही चाहते थे कि देश हमारा बहुत अच्छा बने, बहुत बढ़िया बने, सबको हर प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो अब स्थिति ये बन गई है कि आज हम दोराहे पर खड़े हुए हैं, और हमको वो सब सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जिनका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 और 39 जो आर्थिक गैर बराबरी को रोकने की बात करता है और आर्थिक बराबरी बनाने की बात करता है। अब इस पर कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने राजनीतिक दल काम कर रहे हैं कि आर्थिक गैर बराबरी दूर होना चाहिए और आर्थिक बराबरी आना चाहिए। तो इस पर भी हम लोगों को काम करने की जरूरत है, संपूर्ण क्रांति के साथियों को काम करने की जरूरत है, और जितने भी मिशन से जुड़े हुए, किसी भी नेता के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, सबको संपूर्ण अधिकार मिले, ये सबकी चिंता होनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को रोकता हूँ।